नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रतिष्ठित एवं वरिष्ठ लेखिका मालती जोशी जी की कहानी मानिनी। तो आइए सुनते हैं कहानी। गाड़ी से सामान उतारते हुए बदलू ने बतलाया, मालकिन पूजा में बैठी हैं। बरामदे की सीढ़ियां चढ़ते हुए एक पल को ठिठक कर हमने आश्चर्य से भरकर एक दूसरे को देखा। बदलू अगर कहता कि मालकिन ब्रिज खेल रही हैं या शिकार पर गई हैं या कि सो रही हैं दिन के 10 बजे भी, तब भी इतना आश्चर्य न होता। पर भाभी जी और पूजा, बात मन में एकदम बैठती ही न थी। सफर की थकान इतनी थी कि ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर निढाल होकर पड़ रही। दुलारी ने चाय की ट्रे मेज पर लाकर रखी और पंखा फुल स्पीड पर खोल दिया। तभी जाकर कुछ होश आया। लड़कियां पता नहीं कब कहाँ छिटक गई थीं। मैंने सिर्फ 2 कप चाय बनाई, एक इनके लिए, एक अपने लिए। चाय का पहला दौर समाप्त होते होते भाभी जी दरवाजे में प्रकट हुई। श्रद्धा क्षमा दोनों उनके हाथों से झूल रही थीं। उनके कमरे में आते ही मैंने उठकर पांव छुए। उन्हें इस पालागन से बड़ी कोफ्त होती थी, पर मेरा संस्कारी मन सिर्फ हाथ जोड़ देने से तृप्त नहीं होता था। हमेशा पीठ पर धौल जमाने वाला उनका हाथ इस बार कुछ थरथराता सा लगा। ओल्ड गर्ल, यू आर लुकिंग क्वाइट मैटरनल टुडे, इन्होंने उनके दोनों कंधे पकड़कर कहा। देवर भाभी का अभिवादन इसी तरह हुआ करता था। उत्तर में भाभी जी ने इनके सिर पर हल्की सी चपत लगा दी और सामने वाली कुर्सी पर फैलकर बैठती हुई बोली, मणि, केटली में कुछ छोड़ा हो तो 1 कप चाय बना दे झटपट। दुलारी, बेबी लोगों को झाड़कर साफ करो और नाश्ता कराओ। लाख छोटी थी, पर श्रद्धा क्षमा इस आदेश को भली भांति समझती थी। चुपचाप दुलारी के पीछे चलती। मैंने चैन की सांस ली और चाय बनाने लगी। उन्हें चाय का कप थमाकर मैं इत्मीनान से बैठी उनकी बातें सुनती रही। मेरी भूमिका हमेशा श्रोता की ही रही थी। मुझे उन लोगों की तरह खुलकर हंसना बोलना कभी आया ही नहीं। तटस्थ भाव से उन दोनों की बातें सुनते हुए मैंने लक्ष्य किया कि भाभी जी सचमुच बड़ी मैटरनल लग रही थी। वे वैसी ही लग रही थी जैसा मैं उन्हें हमेशा देखना चाहती थी। इसके पहले जब भी उन्हें देखती थी, मन में एक कसक, एक ईर्ष्या सी उठती थी। कैसी हैं ये भाभी जी, साल के साल इन पर से गुजर जाते हैं और अपना कोई पदचिन्ह भी नहीं छोड़ते। उनके उस अम्लान रूप यौवन का रहस्य जानने की उत्सुकता को मैं बड़ी कठिनाई से दबा पाती थी। एक बार घर में मैंने उनके इस चिर नवीन सौंदर्य का जिक्र किया था तो दादी एकदम बिफर पड़ी थी। हाय, उस शरीर ने झेला ही क्या है जो मैला होगा। औरत घर के लिए, बच्चों के लिए तिल तिल खटती है, जब ही ना बूढ़ी होती है। दादी की बात शायद सच थी, लेकिन मुझे उनका स्वर अच्छा नहीं लगा था। भाभी जी को लेकर मेरे पीहर में बड़ी आलोचनाएं होती। हाय, मड़ी की जिठानी तो एकदम मर्दानी लगती है, चाची कहती। आंखों में नाम की शर्म नहीं है, मर्दों में ऐसे बराबरी से उठती बैठती है। बुआ भुनभुनाती। गनीमत थी कि भाभी जी मेरे रिश्तेदारों के सामने सिर ओढ़कर बड़ी शालीनता से पेश आती। मैंने भी ब्रिज क्लब की या शिकार पर जाने की बात उन लोगों को बताई नहीं थी, नहीं तो पता नहीं कितने कमेंट्स होते। दोनों पक्षों के आचार विचारों में जब बहुत ज्यादा अंतर होता है, ऐसी ही मुसीबत हो जाती है। मणि बड़ी चुप चुप बैठी है, क्या सोच रही है? भाभी जी का ध्यान अब मेरी ओर गया। कुछ नहीं, पूरी रात का सफर था ना, इसी से सिर चकरा रहा है, मैंने हड़बड़ाते हुए कहा। देखा भाभी, पूरे रास्ते ड्राइविंग मैंने की है और चक्कर इसे आ रहे हैं, इन्होंने मुंह बनाकर कहा। पुअर लिटिल थिंग, जा नहा धोकर आराम कर ले, खाने के समय मैं उठा लूंगी, भाभी जी ने मुझे पुचकारते हुए कहा। और मुझे फिर एक बार लगा कि वे बहुत ज्यादा मैटरनल हो गई हैं। दूसरे दिन सुबह जल्दी ही आंख खुल गई। इनके कॉलेज की वजह से आदत जो पड़ गई थी, सुबह 6 के बाद नींद ही ना आती थी। हाथ मुंह धोकर ठाकुर जी को प्रणाम करने गई तो देखा भाभी जी पूजा घर में पहले से बैठी हैं।
सद्य स्नात चेहरे पर ऐसा प्रशांत भाव था कि डिस्टर्ब करने का मन नहीं हुआ। दूर ही से नमस्कार कर रसोई में चली आई। दुलारी सुबह की चाय की तैयारी में व्यस्त थी। मुझे उसने वहीं एक कप चाय बनाकर दे दी। भाभी जी रोज इतनी जल्दी उठ जाती हैं? चाय लेते हुए मैंने पूछा। नहीं जी, छोटे भैया मजाक बनाएंगे, तासे जल्दी निपट लेते हैं, दुलारी ने बतलाया। पर पहले तो कभी नहीं देखा। मैंने कल से संचित आश्चर्य को वाणी दी। बहू रानी, उम्र बढ़त का है, सो अपने आप भगवान याद आ जाते हैं। दुलारी का तर्क शायद ठीक था। ऐसे कितने ही लोगों को देखा जो जीवन भर घोर नास्तिक बने रहे थे, पर जीवन के संध्या काल में जिनकी भगवत भक्ति अचानक जाग उठी थी। लेकिन उन सर्वसाधारण लोगों में भाभी जी को भी गिन लेना मुझे नहीं रुचा। हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसना उनकी आदत थी। अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से तो उन्हें बेहद चिढ़ थी। मेरा उन्होंने कई बार मजाक बनाया था। दुलारी से तो उनकी झड़प हमेशा ही हो जाती थी। गंवई गांव की वह लड़की अनेक सगुन असगुन और दिन कुदिन के फेर में पड़ी रहती। भाभी जी को अक्सर ही टोकती रहती। अमुक दिन यह नई साड़ी मत पहनो, अमुक दिन दक्षिण दिशा में मत जाओ, अमुक दिन लोहा जिन खरीदो। पर भाभी जी जब कारण पूछती तो उस क्यों का जवाब उसके पास नहीं होता था। हजारों लाखों लोगों की तरह उसने भी इन मान्यताओं को सिर नीचा करके स्वीकार कर लिया था। तब भाभी जी उसके स्नेह में अनुरोध को टालकर नई साड़ी का उद्घाटन कर बैठती या नई जमीन के खरीद पत्र पर दस्तखत कर देती। तब दुख से क्रोध से दुलारी बुदबुदाती रह जाती। करना हो तो कर लो, तुम्हारा क्या, न आगे नाथ न पीछे पगहा। दुलारी की यही बात मुझे बुरी लगती। संतानहीन नारी के हिस्से आने वाले इस चिरंतर अपमान से भाभी जी बच नहीं पाई थी। उनका रूप, उनकी बुद्धि, उनका वैभव सब जैसे इस बिंदु पर आकर शून्य में खो जाते। इसी से शायद उनके पुरुष मित्रों की संख्या अधिक थी। तब महिलाओं के पास एक ही तुरुप का पत्ता होता था, उनके बच्चे, और भाभी जी यहीं पर मात खा जाती थी। उनकी सी परिस्थिति में कई महिलाएं आवश्यकता से अधिक भावुक हो जाती हैं। कई ऐसी सख्त हो जाती हैं कि दूसरों के बच्चों को जरा नहीं सह सकती। पर भाभी जी में यह असंतुलन कभी नहीं देखा। श्रद्धा क्षमा दिन भर उनके कमरों में धमा चौकड़ी मचाती रहती। उन्हें गाने के लिए, कहानी के लिए परेशान करती। उनकी चीजें इधर उधर बिखेरती। पर उन्होंने कभी खीज या परेशानी नहीं दिखाई। इतने संतुलित और सुलझे व्यक्तित्व वाली भाभी जी केवल बढ़ती हुई उम्र के डर से भगवान को पकड़कर बैठ जाएंगी, विश्वास नहीं होता था। मैंने इन्हें हंसते हुए बतलाया कि आपके डर से भाभी जी इतनी सुबह उठाई हैं। कहकर खुद ही डर गई कि ये अभी बिस्तर छोड़कर उठ भागेंगे और पूजा के बीच में ही मजाक बनाकर परेशान कर देंगे। पर वैसा कुछ नहीं हुआ। ये बड़े गंभीर होकर सोचते हुए बोले, आई थिंक दैट ओल्ड गर्ल इज नॉट वेल, शी इज लुकिंग थिनर, वॉट डू यू थिंक। मैं चुप हो रही। भाभी जी का 5.5 फुटा व्यक्तित्व इतना भव्य था कि थोड़ा बहुत कम ज्यादा मेरी समझ में आना मुश्किल था। पर इन्होंने 12 वर्ष की उम्र से उन्हें देखा था, माँ की तरह उन्हें चाहा था। इसी से शायद वे जान सके। भाई साहब अपने केसेस को लेकर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, भाभी बेचारी अकेली। मुझे इनकी बात समझ में नहीं आ रही थी। भाई साहब का बाहर रहना कोई नई बात तो थी नहीं। कम से कम अपनी शादी के बाद से तो मैं यही देखती आ रही थी। देवास रोड पर बने अपने हैप्पी होम में भाभी जी अकेली रहती थी। बंगले से लगा फॉर्म था। गांव में थोड़ी सी जमीन थी। इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में पार्टनरशिप थी। सबकी व्यवस्था उन्हीं को देखनी होती थी। गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग आ जाते थे मेहमान की तरह, बस। शेष समय वे अकेली ही रहती थी। यह अकेलापन भी तो उनकी आदत बन गया था। हमारे आने के 4-5 दिन बीत गए और ड्राइंग रूम में एक बार भी ब्रिज की बैठक नहीं जमी तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा। ठहाके मारती हुई उस लंबी चौड़ी महफिल के लिए
चाय नाश्ता तैयार करते हुए मैं और दुलारी हाँफ उठते थे। उन्हीं पार्टियों के बिना हैप्पी होम की जिंदगी एकदम सोनी लग उठी थी। दुलारी ने बताया, मालकिन आजकल पत्ता छूती भी नहीं। साहब आते हैं तभी मंडली जमती है। भाभी का यह अचानक वैराग्य क्या सचमुच बढ़ती उम्र का प्रभाव था? मैं अक्सर सोचती रहती। एक दिन शाम को ये लड़कियों को लेकर इंदौर चले गए थे। मैं मशीन पर कुछ सिल रही थी। भाभी जी पता नहीं किस लिए मुझे पुकारती हुई कमरे में आईं और एकदम चुप हो रहीं। मैंने मुड़कर देखा, वे एक कैलेंडर को एकटक देख रही थी। कैलेंडर ये 2 दिन पहले ही लाए थे। श्री राम का बाल रूप था। उसे इन्होंने ठीक मेरे बिस्तर के सामने टांग दिया था। सुबह शाम इनके दर्शन कर लिया करना, इन्होंने शरारतन हाथ जोड़कर कहा था। इनका अभिप्राय समझकर मैं शर्म से लाल हो आई थी। इस समय भाभी जी के सामने पड़ जाने से बड़ी शर्म हो रही थी, पर उनकी मुख मुद्रा देखकर अपनी बात भूलनी ही पड़ी। कुछ कहने के लिए जैसे मैंने कहा, अच्छा कैलेंडर है ना, ये परसों लाए हैं। उन्होंने जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं, बोली, मणि तू पहले एक गीत गाया करती थी ना, ठुमक चलत रामचंद्र। इस चित्र को देखकर उसी की याद आ गई। याद है वह गाना? सुनाएगी? मैं तो हैरान रह गई। इसी गीत को लेकर देवर भाभी ने मेरी कितनी मजाक बनाई थी, मैं भूली नहीं थी। शादी के बाद प्रीत भोज वाले दिन जन फरमाइश हुई तो मैंने ठुमक चलत रामचंद्र गाया था, और जहां तक मेरा ख्याल है अच्छा ही गाया था। पर इसके चुनाव को लेकर मेरी जब मजाक बनी, उस प्यारे से भजन की इतनी इतनी पैरोडियां बनी कि मैं रोनी रोनी हो आई थी। और आज भाभी जी ने उसी गीत की फरमाइश की थी। यही नहीं, गीत सुनते सुनते उनकी आंखें डबडबा आई थी। भाभी जी सचमुच भक्त बन चली थी। रात मैंने इन्हें यह बात बतलाई तो ये फीकी सी हंसी हंसकर बोले, तुमसे बड़ा पागल मैंने दुनिया में नहीं देखा। तुम क्या सोचती हो? भाभी ने उसे भजन के रूप में एप्रिशिएट किया तो और क्या। ये सिर हिलाकर चुप हो गए। कुछ देर अपने आप में ही वे रहे, फिर एकाएक बोले, तुमने देखा लॉन में झूला पड़ गया है? हाँ, देखा क्यों नहीं। मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि इतना सुंदर बगीचा झूले के बिना एकदम अधूरा लगता है। अतुल भैया ने अपने बंगले के लेकिन अतुल भैया के बंगले में जरा भी रुचि न दिखाते हुए मेरी बात काटकर इन्होंने कहा, तुमने मार्क किया नहीं होगा, ड्राइंग रूम की कॉर्नर टेबल वाली वह मूर्ति भी गायब है। अरे हाँ, तभी ना वह जगह कुछ बदली बदली सी लग रही है। अच्छा ही हुआ। क्या मूर्ति थी, देखने में भी शर्म आती थी। पता नहीं लोगों को ऐसी चीजों में क्या आर्ट नजर आता है। मैंने उस नग्न काष्ठ शिल्प की कल्पना मात्र से ही सिहरते हुए कहा। और वे खजुराहो के पेंटिंग्स भी नजर नहीं आए। और वे गिलास जो पिछली बार भाभी प्रदर्शनी मेले से लाई थी, वे भी इस बार नहीं दिखे। छी, क्या डिजाइन था। मणि, तुम्हारे मन में इन बातों का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है? कैसा सिग्निफिकेंस? तुम्हारा तो बस भगवान ही मालिक है, इन्होंने खींचकर कहा। तुमने तो इस पर भी गौर नहीं किया होगा कि ऊपर वाली छत पर रेलिंग्स लगा दी गई हैं। जी हाँ, किया है, खूब गौर किया है, मैंने भी तुनक कर कहा। भाभी जी ने कहा कि बच्चों के गिरने का डर होता है, इसीलिए लगवा दी हैं। और ठीक भी है, मुझे खुद हमेशा डर लगा रहता था। क्या खाक ठीक है, कौन से बच्चे अब गिरने को हैं? श्रद्धा क्षमा क्या पहली बार आई हैं यहाँ? शायद भाभी जी आने वाले बच्चे के बारे में सोच रही होंगी, मैंने अकारण शर्म से लाल लाल पड़ जाते हुए कहा। लेकिन मेरी लाज भीनी मुख मुद्रा पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। शून्य में निहारते हुए से बोल उठे, यही तो मैं सोच रहा हूं, भाभी जी कौन से बच्चों के लिए यह सारा आयोजन कर रही हैं? मैं चौंकी। सचमुच भाभी जी कौन से बच्चों के लिए यह सारा आयोजन कर रही हैं? इन्होंने खुद ही तो बताया था कि भाभी मां कभी नहीं बन सकेंगी। एक जरा सी दुर्घटना जीवन भर के लिए यह अभिशाप दे गई थी। शादी के पहले ही वर्ष में मातृत्व के अंकुर फूटे थे, पर सीढ़ियों से गिरने का निमित्त मात्र हुआ और सब कुछ समाप्त हो गया हमेशा के लिए।
तब से भाभी जी मानो पहले सी रही ही नहीं। ताश, घुड़सवारी, शिकार, तरह तरह के शौक उन्होंने पाल लिए, और वे भी सारे मर्दाने, जैसे अपने नारीत्व के अपमान का विधाता से बदला ले रही हूं। भाई साहब भी तब से बस खाओ पियो मौज करो के कायल हो गए थे। कुछ लोग इस आघात से जीवन भर के लिए टूट जाते हैं, पर इस दंपति ने इस दुख को बड़ी दिलेरी, बड़ी मस्ती के साथ झेला था। मन का सारा संचित स्नेह इन पर, अपने मुन्ना पर उड़ेल कर वे संतुष्ट थे। लेकिन निराशा आशा में भी बदली जा सकती है। चिकित्सा शास्त्र कितना आगे बढ़ गया है। अभी पिछले ही दिनों तो जबलपुर की हमारी पड़ोसिन की शादी के 18 साल बाद लड़की हुई है। सुनिए, मैंने इन्हें झकझोरते हुए कहा, ऐसा भी तो हो सकता है भाभी जी ने कोई ऑपरेशन करवाया हो और वह सफल रहा हो। मैं कुछ देर तक उत्तर की प्रतीक्षा करती रही, पर वे सोए ही रहे। सोने का नाटक भी कर रहे हों तो पता नहीं, पर मेरे मन में उठती शंकाओं का तूफान रात भर मुझे जगाए रहा। उसके 5-6 दिन बाद सिनेमा जाने के लिए हम लोग तैयार हो रहे थे। मेरे स्टॉक की सारी साड़ियों को डिस्कार्ड करने के बाद भाभी जी ने अपना वार्डरोब खोलने के लिए कहा। यह कोई नई बात नहीं थी। साड़ियों का उन्हें क्रेज था और वे हमेशा अपनी मणि को गुड़िया की तरह सजाकर ले जाना चाहती थी। साड़ियों का ढेर उलटते पलटते एक बाबा सूट हाथ आ गया, क्रेमलिन पेंटिंग किया हुआ। एक नाव में 2 बच्चे बैठे हुए थे। यह आपने किया है? मैंने बड़ी उत्सुकता से पूछा। अरे अरे, इसे क्या कर रही हो? वे जूड़ा बांधते बांधते ड्रेसिंग टेबल से उठ आईं और करीब करीब छीन कर ही वह सूट मेरे हाथ से ले लिया। मैंने बहुत अपमानित अनुभव किया। सूट रखने के लिए उन्होंने जो कप्पा खोला, उसमें और भी सूट्स की झलक मैंने देखी, साथ ही चाबी वाले खिलौने भी। निश्चय ही ये खिलौने मेरी बच्चियों के लिए नहीं थे, नहीं तो इतने दिन अलमारी में बंद ना रहते। तो फिर ये किसके लिए थे? वे कपड़े, वे खिलौने, वह झूला, यह सब किसके लिए था? उस रात अपना कुतूहल दबाए रखना मेरे लिए असंभव हो गया। ये बड़ी गंभीरता से मेरी बात सुनते रहे। उनके माथे पर सलवटों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। मेरी बात समाप्त हो जाने के बाद भी बड़ी देर तक मुझे निहारते रहे, इतने कि मुझे संकोच हो आया। मणि, मैंने प्रश्नार्थक नजरों से देखा, पर मेरी एक बात रखोगी? कहिए तो, मना तो नहीं करोगी? स्वर में अजीब सा अनुनय। आप कहिए भी, मैंने खींचकर कहा। इस बार जो बच्चा होगा, क्या भाभी जी को दे सकोगी? मैं सन्न रह गई। इन पुरुषों को क्या हो जाता है? बच्चे देने की बात ऐसे कहते हैं जैसे घर की कोई चीज उठाकर दे देनी है। 9 महीने कैसी कैसी मुसीबतें उठाकर वह जीव पाला जाता है, इन्हें क्या पता? तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया मणि, इन्होंने अधीर स्वर में पूछा। अगर लड़का हुआ तो? मैंने कांपते स्वर में कहा। तो क्या हुआ, घर पर ही तो रहेगा, कहीं दूसरी जगह तो देना नहीं है। अच्छा जाने दो, लड़का नहीं देंगे, पर लड़की हुई तो? तब तो दे सकोगी ना? मेरा मन रो उठा। लड़की क्यों दे दूंगी? वह तीसरे नंबर पर जन्म लेगी इसलिए? क्या वह भी श्रद्धा क्षमा की तरह मेरे रक्त मांस का अंश नहीं होगी? अधिक सोचना मेरे लिए असह्य हो गया। खींचकर मैंने कहा, बात मैंने कहाँ शुरू की थी और आप उसे कहाँ ले गए? भगवान चाहेगा तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। भाभी जी को किसी का बच्चा नहीं लेना पड़ेगा। मुझे विश्वास सा हो गया है। तुम्हारा विश्वास अगर सच में बदल जाए तो वह सबसे ज्यादा खुशी की बात होगी, पर मेरे मन में दूसरी ही शंका उठ रही है। मुझे रह रहकर भाभी जी के लिए डर हो आता है। डर? कैसा? मैं आंखें फाड़े उन्हें देखती रही। मुझे लगता है उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है। हमेशा वे शो ऑफ करती रही हैं कि वे बहुत खुश हैं। संतान का अभाव उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता, पर यह तो प्रकृति के विरुद्ध लड़ना हुआ ना। उनके सबकॉन्शियस में कहीं गहरे यह बात हमेशा से रही होगी। बढ़ती उम्र के साथ अब अपने ऊपर उतना नियंत्रण नहीं रह गया, इसीलिए वे सारी सुप्त इच्छाएं सतह पर आ गई हैं।
अपनी कल्पना ही में उन्होंने एक सृष्टि रच डाली है और उसी को लेकर वर्तमान को भूल जाना चाहती हैं। मैं विस्फारित नेत्रों से इन्हें देख रही थी। स्थिति का यह पहलू मेरे दृष्टि पथ में कभी नहीं आता। पति के लिए पहली बार मन में उतनी श्रद्धा हुई। व्याकुल स्वर में पूछा, लेकिन इसका अंत क्या होगा? मेंटल हॉस्पिटल। आखिर अपने को कोई कितने दिन तक छल सकता है? मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि वे अंदर ही अंदर गली जा रही हैं, जली जा रही हैं। कहीं से एक बच्चा लाकर उनकी गोद में डाल देना बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवन का यह खालीपन उन्हें खा जाएगा। अब की बार भाई साहब आए तो आप कहिएगा उनसे। छी, पागल हुई हो? इतनी नाजुक बात मैं उनसे कह सकूंगा? कहना होगा तब हिम्मत करके भाभी से कहूंगा। नाराज भी हो लेंगी तो कोई बात नहीं, पर भाई साहब से मैं तो सोच ही नहीं सकता। उस रात देर तक हम लोग बातें करते रहे। बात ये कर रहे थे, मैं तो केवल सुन भर रही थी। और मेरी आंखों के सामने 19-20 साल की नववधू के रूप में भाभी जी का चित्र साकार हो रहा था। 12 वर्ष का किशोर देवर उनका पल्ला एक पल को भी नहीं छोड़ता। लाड़ दुलार की, स्नेह ममता की ऐसी दृष्टि उस मातृहीन बालक पर होती रही कि आज 22 वर्ष बाद भी, 2 बच्चों के पिता का पद पाने के बाद भी भाभी उसके लिए मां ही बनकर रह गई हैं। इन्होंने ही बताया कि भाई साहब के मित्रों ने कई बार किसी अनाथ को गोद लेने का सुझाव दिया था, पर भाई साहब कभी राजी नहीं हुए। अपना मुन्ना है तो वे हमेशा कहते। शायद इसीलिए भाभी जी ने भी कभी अनुरोध नहीं किया। सबने यही समझ लिया था कि वात्सल्य का वह स्रोत हमेशा के लिए सूख गया है। लेकिन यह समझना कितनी भूल थी। दिन इसी तरह बीत रहे थे। सैर सपाटे, सिनेमा, गपशप, कहीं कुछ कमी नहीं थी। पर मैं खूब जानती थी कि इनका मन किसी में भी नहीं है और कार्यक्रम इनके लिए मात्र फॉर्मेलिटी रह गए थे। भाभी की आंख बचाकर जब भी उनके चेहरे की ओर देखते तो इनके अपने चेहरे पर अपार करुणा छा जाती। उस दिन दोपहर को बैठे बैठे बोर हो गए तो भाभी जी ने कहा, चला मुन्ना, इस वेलोडोन खेलेंगे। ये चुपचाप उठकर बोर्ड और क्वाइन निकाल लाए। भाभी जी के बेडरूम में ही खेल जम गया। वे बोली, बड़ा प्रोफेसर बनता है, मुझे हरा के देख। स्टेप से खेलना है? इन्होंने चुनौती दी। हाँ, लेकिन रेट अपना बड़ा होता है। तुम्हें हरा दूं तो एक साड़ी ले देना। बस सिर्फ साड़ी? हाँ, वह भी जानकी लाल की दुकान से। मणि, तू गवाह रहना, एक साड़ी कमीशन में तुझे भी मिल जाएगी। मैं टेबल क्लॉथ काढ़ रही थी। मैंने चुपचाप सहमति सूचक गर्दन हिला दी। और भाभी, अगर मैं जीत जाऊं तो तुम्हें एक एम्बेसडर खरीद देंगे। कार नहीं, जूता। हम दोनों देवरानी जिठानी खिलखिलाकर हंस पड़े, पर ये उसी गंभीरता से बोले, नहीं भाभी, अगर मैं जीत जाऊं तो आपको मेरी एक बात रखनी होगी। कौन सी? जो मैं कहूंगा वही। अरे वाह, यह तो ब्लैंक चेक पर दस्तखत करने जैसा हुआ। खैर, तुम्हारी शराफत पर भरोसा है हमें, भाभी जी ने कहा और वे खेल में जुट गए। मेरा ध्यान अपनी कढ़ाई में था, फिर भी मैं देख रही थी कि भाभी जी खेल को खेल समझकर खेल रही थी, पर ये जैसे किसी निश्चय के साथ एक एक क्वाइन उठा रहे थे। एक एक शब्द बनाने से पहले इतनी इतनी देर सोचते, मानो स्पेलोडोन न हो, शतरंज हो। 1 घंटे की बोरियत के बाद खेल खत्म हुआ। ये जीते थे और काफी अंकों से। इन्होंने भाभी जी की ओर देखा, पर उसमें विजय की चमक नहीं थी। मैं चाय बना लाऊं, मैंने अपनी घबराहट को छिपाते हुए कहा। अरे, इतनी धूप में कौन चाय पिएगा? फ्रिज से ऑरेंज निकाल कर लिया। भाभी जी कहती रह गई, पर मैं भागी सीधी रसोई की ओर। थोड़े से पापड़ तले, चिप्स तले, टमाटो सॉस निकालकर ब्रेड के सैंडविच बनाए। फिर चाय बनाकर इस ढेर सारे नाश्ते के साथ कमरे में प्रवेश किया। कमरे में देखा, विस्फोट हो चुका था और उसके आघात से स्तब्ध दोनों मौन बैठे थे। ये खिड़की के पर्दे हटाकर बाहर की चिलचिलाती धूप में झुलसते लॉन को देख रहे थे। भाभी जी स्पेलोडोन के अक्षरों को
करीने से जमाकर डिब्बे में रख रही थी। मैंने हौले से स्टूल खिसकाकर उस पर चाय की ट्रे रखी, पर कमरे की निस्तब्धता में वह आवाज भी भारी लग उठी। भाभी जी ने सिर उठाकर देखा। एक अजाना दुख उनके चेहरे पर आकर ठहर गया था, पर दूसरे ही क्षण चेहरा निरभ्र आकाश की तरह साफ हो गया। बाप रे, इतना नाश्ता! मुन्ना देख तो, तली हुई चीजें बहुत खाने लगी है तू आजकल। मुझे तो पता ही नहीं था, अभी इसने बताया। यू इम्पेशेंट फूल्स, छुटकी को 5 साल की तो होने देते। खींचतान करके अपने स्वर में वे जो हंसी का पुट ले आई थी, उससे मन और भारी हो आया। जैसे तैसे चाय गटक कर ये उठ खड़े हुए और बोले, जरा सिटी तक जा रहा हूं, कुछ काम तो नहीं है? कोई जरूरत नहीं है जाने की। क्या मतलब? जरा जरूरी काम था, इन्होंने हकलाते हुए कहा। यहां बैठो, तुम्हें कोई काम नहीं है, मैं जानती हूं। अपनी बात का जवाब भी नहीं चाहोगे क्या? अब मैंने उठना चाहा चाय का सामान समेटने के लिए, पर उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर बिठा लिया और ट्रे उठाकर पलंग के नीचे सरका दी। मजबूर होकर हम लोग अपनी जगह पर बैठे रहे। भाभी जी ने कहा, मणि, मुन्ना ने सलाह दी है कि मैं कोई बच्चा गोद ले लूं। अच्छा बता, जिसके पास अपना बच्चा हो वह क्यों इस चक्कर में पड़ेगा? हम लोगों ने चौंक कर देखा। क्या भाभी जी का दिमाग सचमुच गड़बड़ा गया है? पर उनका ध्यान हमारी तरफ नहीं था। उन्होंने तकिए के नीचे से एक मखमली पर्स निकाला। पर्स में चमड़े का एक मनी बैग था। उसके भीतर प्लास्टिक कवर में लिपटा हुआ एक फोटो था। फोटो निकालकर उन्होंने हमारे सामने किया। 1.5-2 साल के बच्चे की फोटो थी, एकदम बाल कृष्ण की तरह। घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, छोटे छोटे होंठ और उनमें से झांकते हुए नन्हे नन्हे दांत। यह कौन है भाभी? मैंने सांस रोककर पूछा। यह तुम्हारे भाई साहब का लड़का है, भाभी ने शांत स्वर में कहा, पर बात जैसे उबलते तेल की तरह कानों में जा पड़ी। फटी फटी आंखों से बस फोटो को निहारते ही बन पड़ा। तुमने पूछा नहीं कि इसकी माँ कौन है? उन्होंने फिर उसी शांत स्वर में कहा। फिर हम लोगों को चुप देखकर खुद ही बोल उठी। इसकी माँ है रानी केशव देवी। रानी केशव देवी? मेरे अचेतन में वह सुंदर सौम्य चेहरा धीरे धीरे उभरने लगा था। उनका नाम पहली बार नहीं सुना था। वे भाई साहब के मुवक्किलों में से थीं। छत्तीसगढ़ की किसी छोटी मोटी जागीर से संबद्ध थीं। छोटी उम्र में विधवा हो जाने पर देवरों ने मिलकर सारी जागीर हथिया ली थी। पिता के आश्रय में ससुराल के वैभव को भूलती जा रही थी कि पिता भी चल बसे। भाइयों ने दहेज की जमीन पर भी उनका हक मानने से इनकार कर दिया। तब से बेचारी अदालतों और वकीलों के दफ्तरों के चक्कर काटती हुई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। दिल्ली के एक सुविख्यात एडवोकेट के साझे में भाई साहब उनका केस लड़ रहे थे। पहले पहल उनका नाम सुना था तो हम लोग बहुत हंसे थे, पर एक बार वे भाभी से मिलने आई थीं, तब उन्हें देखा था। उनका निराभरण सौंदर्य देखने वालों को बांध लेता था। बातचीत भी अत्यंत सौम्य और शिष्टतापूर्ण थी। राजघराने की छाप उनके प्रत्येक पदन्यास में थी। अपने को छोटा किए बिना विनयशील कैसे हुआ जाता है, यह उन्हें देखकर पता चलता था। और यही रानी केशव देवी भाई साहब के बच्चे की माँ है। अपनी विचार तंत्रा से उबरकर मैंने देखा, ये कभी के उठकर जा चुके थे। भाभी जी उस चित्र की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। यह कैसे संभव है भाभी जी? यह कैसे हो सकता है? मैंने बच्चों की तरह मचल कर कहा। मेरी डबडबाई आंखों को देखकर भाभी जी ने मेरा सिर अपनी गोद में ले लिया। इसमें असंभव क्या है मणि? क्या दुनिया में ऐसा कभी होता नहीं? दो एकाकी आत्माएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो हमेशा यही होता है। आपको गुस्सा नहीं आता? आपका खून नहीं खौल उठता? मैंने हैरानी से कहा। किस पर गुस्सा करूं? रानी पर? उस पर क्या गुस्सा करूंगी? जो मैं नहीं दे सकी वह दान देकर वह तो चली गई। चली गई? कहाँ? वहीं जहां दुखी मनुष्यों को शांति मिलती है। पुत्र जन्म के आनंद से लोक लाज का डर ज्यादा बड़ा था।
बेचारी उसे सह नहीं पाई। और तेरे भाई साहब पर क्या नाराज होंगी मैं। मणि, समर्पण के लिए उत्सुक नारी को जो लोग लौटा सकते होंगे वे देवता होते होंगे, पुरुष इतने निष्प्रह नहीं होते। दार्शनिक अंदाज में उन्होंने कहा। ओफ, आप कितनी शांति से सारी बातें सोच सकती हैं। मैं होती तो दुख से, ईर्ष्या से जल ही जाती। मेरे स्वर में बला की उत्तेजना थी, पर भाभी जी ने उसी शांत स्वर में कहा, यह शांति क्या एक ही दिन में पाई है पगली? कितनी रातें जाग कर काटी हैं, कितनी बार आत्महत्या करने को जी चाहा है, कितनी ही बार घर छोड़ने को पांव उठे हैं, लेकिन जिसे तन मन से चाहा है उसका मोह इतनी आसानी से कहीं छूटता है। तब याद आए थे ठाकुर जी। सुना था उनमें अपने को लीन कर देने से शांति मिलती है, संतोष मिलता है। सोचा चलो यही सही। पर वहां ठाकुर जी के स्थान पर उसी की मूर्ति नजर आने लगती है। धूप दीप नैवेद्य कुछ भी याद नहीं रहता, बस उसी को देखती रहती हूँ। उसी को? किसको? पर भाभी जी ने जैसे मेरा प्रश्न सुना ही नहीं, बोलती चली गईं। बस एक बार ही तो देखा था तब उसे। तब उनके स्वभाव में एकाएक बदलाव आ जाने से मैं चिंतित हो उठी थी। पति का मन घर से बाहर चला गया है, यह जानने के लिए पत्नी को किसी विशेषज्ञ की सलाह नहीं लेनी पड़ती। उनकी उदासीनता का सुराग लेते हुए पहुंच गई थी मैं महाकालेश्वर मंदिर के पास की उस गली में। महाकालेश्वर? ये अपने उज्जैन वाले? हाँ, वहां एक सीलन भरी गंदी सी गली में अपना लाल छिपा रखा है उन्होंने। रानी की बूढ़ी दाई उसके पास रहती है। उसी से सारा इतिहास मालूम हुआ। भाई साहब को पता है? नहीं, मैंने ही बताने के लिए मना कर दिया था। बेचारे सारी बात इतनी गुप्त रखना चाहते हैं, सो चुप ही रही। यह कहकर वे एक सूखी सी करुण सी हंसी हंसती। मुझे तो उनकी ओर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वे अपने से ही बोले जा रही थी। वहां उस गंदी सी जगह में उसे डाल रखा है और यहाँ यह इतना बड़ा घर सूना पड़ा हुआ है। कहते हुए उन्होंने सख्ती से अपने होंठ भींच लिए, शायद रुलाई रोकने के लिए। मैं उठ खड़ी हुई। कमरे में अंधेरा घिर आया था। मैंने स्विच के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि वे बोली, अभी अंधेरा ही रहने दे। और देख, मुन्ना को तो तू जरा ठीक से समझा देना। बेचारा अपने भाई साहब को बहुत चाहता है। अंधेरे में उनकी आवाज ऐसे लग रही थी जैसे बहुत दूर से आ रही हो। लेकिन प्रतिमाएं किसी के कहने से बनती नहीं, और बिखरी हुई प्रतिमा को जोड़ना तो और भी कठिन काम है। लेकिन भाई साहब को लेकर इनकी यही अवस्था हुई। बचपन से जिन्हें देवता समझ मन मंदिर में ऊंचा सा आसन दे दिया था, उसके विषय में यह अविश्वसनीय तथ्य इन्हें बुरी तरह झकझोर गया था। अंदर ही अंदर जैसे ही एकदम टूट से गए। भाभी जी के लिए जब तक इनका मन चिंतित था तो ये मुझसे भी कभी कभार कुछ कहकर मन हल्का कर लेते थे, पर भाई साहब को लेकर इनके मन में जो व्यथा थी, आक्रोश था, उसमें ये किसी को साझीदार नहीं बनाना चाहते थे। दिन भर किसी रूठे हुए बालक की तरह गुमसुम अपने में खोए रहते, और भाभी जी इन्हें वही ट्रीटमेंट दे रही थी जो एक माँ अपने रूठे हुए बच्चे को देती है, अर्थात खाने पीने की व्यवस्था में कोई कसर नहीं। पर एक बार भी रूठने का कारण नहीं पूछा गया। मैं इस औरत को देखकर हैरान थी। कौन कह सकता था कि यह अपने मन में ज्वालामुखी छिपाए है। उसी उत्साह से घर गृहस्थी की, जमीन जायदाद की, छोटी मोटी बातों की खोज खबर ले रही थी। भाई साहब की हर चिट्ठी पर पहले की ही तरह पुलकित हो रही थी, और पिछले 2-3 दिनों से तो उनकी व्यस्तता का अंत नहीं था। दिन भर अपने सुंदर अक्षरों में निमंत्रण लिखती रहती थी। उन्हें टाइप किए निमंत्रणों से बड़ी चिढ़ थी। कहती, इससे पर्सनल टच नहीं आता है। ये सारी हलचल से बेखबर पुस्तकों में सिर डाले बैठे रहते थे। कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले भाभी जी से सहन नहीं हुआ। तैश में आकर उन्होंने इनके हाथ से किताब छीनकर जमीन पर फेंक दी। ओ स्कॉलर महाशय, कभी झूठ मूठ को ही पूछ लिया करो, कुछ काम तो नहीं। फरमाइए, इन्होंने हथियार डालते हुए कहा।
शुक्र है भगवान का, जल्दी से होश में आ गए। जल्दी से गाड़ी निकालकर सिटी में दौड़ जाइए। चंद्रलोक क्वालिटी नंदनवन, जहां ठीक समझो, कल शाम के लिए 15 टेबल्स बुक करके आओ। और दिमाग से काम लेकर जरा ढंग का मेन्यू भी ऑर्डर करके रखना। याद है ना, कल 2 जून है, कि उसकी भी याद दिलानी पड़ेगी। 2 जून? तो क्या आप शादी की सालगिरह मना रही हैं? आपको कोई ऐतराज है? अब देवर भाभी की व्यंग्योक्तियों से घबराकर मैंने बीच में ही स्वर साधना चाहा। भाई साहब नहीं है ना, इसीलिए ये कह रहे हैं। नहीं है तो क्या हुआ? ही इज श्योर टू कम। आज शाम नहीं तो सुबह। वह यहाँ होते हैं कि नहीं, देखना। लेकिन मणि, तेरा दूल्हा इतना भोला नहीं है जितना तू समझ रही है। मुझे सब पता है इसके दिमाग में क्या खुराफातें हो रही हैं। आप ठीक समझ रही हैं भाभी, इसलिए लगे हाथों हमें परमिशन दे दीजिए। हम लोग कोडाई कनाल जाना चाह रहे थे। मणि के भाई कब से बुला रहे हैं। सारी छुट्टियां यहीं बीत जाती हैं, फिर जाना नहीं हो पाता। मैं तो हैरान रह गई। यह प्रोग्राम इन्होंने कब एकाएक बना लिया, पता ही नहीं चला। भाभी जी का चेहरा भी एकदम सफेद पड़ गया था। सपाट स्वर में बोली, यह एक्सटेम्पोर प्रोग्राम शायद उनके आने की खुशी में बन गया है। क्यों? कुछ देर ये बुत बने खिड़की के पार देखते रहे, फिर एकाएक अपने में जैसे बल भरकर बोले, भाभी तुमने ठीक ही समझा है। मैं किसी भी तरह उनका सामना नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी तरह महात्मा नहीं हूं, हाड़ मांस का साधारण मनुष्य हूं। सच? भाभी जी के स्वर में ऐसी धार थी कि कलेजे पर एक खरोंच सी उभर आई। तो मुन्ने मियाँ, तुम्हारे आसपास और भी लोग हैं जो तुम्हारी तरह हाड़ मांस के मनुष्य हैं। उन्हें देवता समझकर अपने को छलते क्यों हो? यह सीधी और तीखी बात उन्हें बेतरह तिलमिला गई। कुछ देर तक बड़ी घुटन भरी शांति रही। फिर ये बोले बड़ी ही करुण आवाज में, भाभी तुम्हारे प्रति इस अन्याय की कल्पना मात्र से मेरा अंतःकरण जला जाता है। मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता। तुम कर सकती हो, मैं नहीं कर सकता। और ये दोनों हाथों में मुंह छिपाकर रो पड़े। उस सुदीर्घ 6 फुटे व्यक्तित्व को यूं बच्चों की तरह विलखता देख मैंने तो मुंह फेर लिया। भाभी जी अपनी जगह पर अब बैठी न रह सकीं। उठकर इनके पास गईं और इनके मस्तक को अपने दोनों हाथों से सहलाने लगीं। बोली कुछ नहीं। इतने दिनों की संचित रुलाई को उन्होंने बह जाने दिया। उस मूक नाटक की दर्शक बनी मैं नौकरों की आहट मात्र से चौंक उठती थी, पर उन दोनों को कोई चिंता नहीं थी। इन्हें संभलने में कुछ देर लगी। वे उतनी देर वहीं उनके पास खड़ी रहीं, फिर अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, मुन्ना, उन्हें क्षमा करना क्या इतना कठिन है? उनका अपराध क्या इतना बड़ा है? मेरे इतने बड़े अपराध को भी तो वे जिंदगी भर क्षमा करते आए हैं। कभी एक दिन भी मुझे अपने पर लज्जित नहीं होने दिया। इस बात को क्या एकदम ही भूल जाना होगा? हम लोग ठगे से उनकी ओर देखते रह गए। अपनी संतानहीनता को वे इतना बड़ा करके देखती होंगी, हमें नहीं मालूम था। सच तो यह था कि हमें उनके विषय में जो भी मालूम था वह कितना थोड़ा, कितना अधूरा था, उसका आजकल पल पल पर अनुभव हो रहा था। अश्रु विगलित कंठ से इन्होंने कहा, भाभी अपने को बहलाने के लिए तुम कितनी ही बड़ी बड़ी बातें कर लो, पर मेरी आंखों को तुम धोखा नहीं दे सकती। यह दुख, यह संताप लेकर तुम अंदर ही अंदर घुलती जा रही हो। मैंने जिस दिन घर में पांव दिया उसी दिन जान लिया था कि ऑल इज नॉट वेल। चाहो तुम मणि से पूछ लो। लेकिन मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा। वे बोली, मेरे दुख का कारण जानना चाहता है ना, तो 2 दिन ठहर जा। अपनी आंखों से भाई साहब को देख लेना। बाहर वालों के लिए तो वे वही पहले जैसे अक्खड़ और मौजी प्राणी हैं, पर मुझे पता है उनमें पुराना कुछ भी नहीं रह गया है। उनकी हंसी, उनकी मस्ती इतनी खोखली हो गई है कि सुनकर रोना आता है। और जानते हो ऐसा क्यों होता है? यहाँ होता है सिर्फ उनका शरीर। प्राण समाये रहते हैं अपने कलेजे के टुकड़े में। यह सुख जीवन में उन्हें इतनी देर से मिला है
कि पल भर का बिछोह भी वे सह नहीं सकते। इस तरह टुकड़ों में बंटकर जीना क्या सहज है? बता तो। इसका एक ही हल है भाभी, और वह तुम जानती हो। इन्होंने संकोच में भरकर कहा। मैं तो जानती हूं, पर इन्हें जो हिम्मत नहीं पड़ती। 22 साल साथ रहकर मुझे इतना ही तो परखा है। यह अविश्वास, यह परायापन देखकर सोचती हूं, क्या जीवन भर में यही कमाया है? तू तो देख रहा है ना, मैं तो आंचल फैलाकर उनके लाडले के स्वागत के लिए तैयार बैठी हूं। बस सिर्फ एक हसरत थी, वे उसी पुराने विश्वास के साथ कहते, शील, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन अब इस भूल को तुम्हें निभाना ही होगा। बस सिर्फ इतना ही। तुम ही बताओ, क्या इतना भी चाहने का मेरा अधिकार नहीं है? इज इट आस्किंग टू मच? टेल मी, इज इट आस्किंग टू मच? सिसकियों में डूबा हुआ भाभी का यह प्रश्न उस बड़े से हॉल में प्रतिध्वनित होता रहा। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी नई और अच्छी कहानी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।